दगड़ियों, सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं आज यह बताने के लिए आप लोगों के सामने मुखातिब हुआ हूं कि अब आप लोगों को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने कहा है कि वे उत्तराखंड की डेमोग्राफी को नहीं बदलने देंगे। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब आपको चिंता ये करनी चाहिए कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को तो धामी जी नहीं बदलने देंगे। उत्तराखंड में जो पहाड़ हैं, जो भटवाड़ी में बसते हैं, धराली में बसते हैं, मुखुआ में बसते हैं, और जो पहाड़ बूढ़ा केदार में बसते हैं, उत्तरकाशी की लाल घाटी में बसते हैं, नौटियाल साहब के गांव की ओर, या जो पहाड़ धारचूला में बसते हैं, डीडी हाट में बसते हैं, या जो पहाड़ कपकोट में बसते हैं, गरू में बसते हैं, या जो पहाड़ चंपावत में बसते हैं, टिहरी में बसते हैं, पौड़ी में बसते हैं, उन पहाड़ों की डेमोग्राफी को लेकर धामी जी को चिंता है क्या? धामी जी ने जो बड़े जोश खरोश के साथ कहा है कि मैं उत्तराखंड की डेमोग्राफी को नहीं बदलने दूंगा, उस जोश खरोश में ये वाला पहाड़ भी है जिस पहाड़ को लेकर हम लोगों ने पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई लड़ी थी। राज्य तो मिला, लेकिन पृथक पर्वतीय राज्य अभी तक नहीं मिला। जो मिला था वो एक छोटी उत्तर प्रदेश था। इस पर तो मैं फिर आऊंगा, कभी आऊंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ डेमोग्राफी पर थोड़ी बातचीत करने के लिए यहां आया हुआ हूं। आप डिक्शनरी को खोलिए तो डेमोग्राफी को जब आप तलाशेंगे डिक्शनरी में, और अंग्रेजी का शब्द है तो अंग्रेजी की ही डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी, तो इसका अर्थ आपको मिलेगा जनसांख्यिकी, जनता की संख्या। अब जनसांख्यिकी अगर डेमोग्राफी का अर्थ है तो सीधी सी बात है कि पर्वतीय क्षेत्र जो है उत्तराखंड का, जिस पर्वतीय क्षेत्र के लिए हमने पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई को लड़ा था, उस पर्वतीय क्षेत्र में तो जनसांख्यिकी बहुत तेजी के साथ गड़बड़ा रही है। एक शब्द है भुतहा गांव। पहाड़ों पर गांव भुतहा हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे, गांव के अंदर जाके देखेंगे तो गांव के अंदर आप सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग अधिक दिखाई देते हैं। जिनके कंधों पर गांव होने चाहिए थे, नौजवान, वो तो दिख ही नहीं रहे। वो है कहां? उत्तराखंड की डेमोग्राफी नहीं बदलने देने वाली बात है तो क्या मेरे गांव के लिए भी है कि जो पहाड़ है उनके गांव के लिए भी है, या फिर उत्तराखंड के नाम से उन 3 जनपदों के लिए ही है जहां जाकर मेरा गांव बस रहा है, जिसको आप तराई कहते हैं, जिसको आप हरिद्वार कहते हैं, देहरादून कहते हैं, काशीपुर, बाजपुर, दिनेशपुर कहते हैं, हल्द्वानी कहते हैं, रामनगर कहते हैं, जहां जाकर मेरा गांव बस जा रहा है, जहां जाकर उसको लग रहा है कि मैं कम से कम यहां रोजगार तलाश लूंगा और बच्चे पाल लूंगा। जहां तक जनसांख्यिकी का सवाल है, क्यों गांव भुतहा हो रहे हैं, क्या इस विषय पर आपने कोई चिंतन मंथन किया है? हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपने जो कहा कि मैं उत्तराखंड की डेमोग्राफी को नहीं बदलने दूंगा, उत्तराखंड की जनसांख्यिकी पर असर नहीं पड़ने दूंगा, तो निश्चित रूप से आपने कोई ना कोई ब्लूप्रिंट बनाया होगा जो मेरे गांव से जो पलायन हो रहा है या जो हो चुका है उस पलायन को रिवर्स करता हो या मेरे गांव के पलायन को रोकता हो। धामी जी, हमारे जो गांव खाली हो रहे हैं उसके पीछे कारण बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा कारण है। 1868 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश हुकूमत ने जब नए नए कानून बनाए और औपनिवेशिक मिजाज वाले कानून बनाए, तो उन कानूनों की ताकत से जो जमीन का स्वामित्व था उसको बांध दिया।
और हम धीरे धीरे भूमिहीन होते चले गए। आप आइए पहाड़ में घूमते हैं, आप देखेंगे कि पहाड़ का 80% समाज 2.5, 3, 4 नाली जमीन का स्वामी रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, हम अपनी डेमोग्राफी को बचाने की ही लड़ाई लड़ रहे थे और हम जानते थे इस बात को कि भारत आजाद हो जाएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने औपनिवेशिक मिजाज के जो कानून यहां स्थापित किए हैं, लादे हैं, वो कानून हटेंगे और फिर हम स्वतंत्र होंगे उसी तरीके से पहाड़ में जैसे हम सिंघौली की संधि से पूर्व थे। यानी कि जिस दिन सिंघौली की संधि हुई थी उस दिन तो पहाड़ में कोई भी भूमिहीन नहीं था, क्योंकि उस दिन पहाड़ में खाता खतौनी खसरे की किताब नहीं थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की औपनिवेशिक मिजाज वाली व्यवस्था ने पहाड़ में जो ये खाता खतौनी खसरे की किताब याद दी है कि सब खाता खतौनी खसरा जो पटवारी क्या है वो बताएगा कि आपने आपके नाम पर कितनी जमीन है और बाकी शेष जमीन सरकार के नाम पर कितनी है। यानी कि जो मेरे गांव में रहने का मकसद था उत्तम खेती, वो तो औपनिवेशिक मिजाज वाले भू कानूनों ने मेरे से छीन लिया। और सिंघौली की संधि के दिन जो मैं भूमिहीन नहीं था, मेरा पूर्वज भूमिहीन नहीं था, स्वतंत्र था, जंगल को बचाने के लिए स्वतंत्र था, पानी को बचाने के लिए स्वतंत्र था, कृषि करने के लिए स्वतंत्र था। हाँ, जो टैक्स राजा का होता था वो दिया जाता था, सरकार का जो टैक्स होता था वो आज भी दे रहे हैं, तब भी दिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे वो हमारी डेमोग्राफी को बर्बाद करने के लिए, बदलने के लिए बनाए थे। अब जब आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मैं उत्तराखंड की डेमोग्राफी को नहीं बदलने दूंगा, तो मैं तो अति उत्साहित होकर आपसे यही पूछूंगा कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बर्बाद करने के लिए जो औपनिवेशिक मिजाज के कानून बने थे, क्या उन कानूनों को खत्म करने का कोई ब्लूप्रिंट आपने बनाया है? तो उसको सार्वजनिक कीजिए ना। पर्वतीय क्षेत्र में मूल निवास की बात, भू कानून की बात, 5वीं या 6वीं अनुसूची में पर्वतीय क्षेत्र को शामिल करने की बात, पर्वतीय क्षेत्र की डेमोग्राफी को बचाने की बात ही है। अब क्योंकि आप तो मुखिया हैं और सर्वोच्च पद पर आसीन हैं और आपने कहा है कि मैं उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बर्बाद नहीं होने दूंगा, बचाऊंगा, तो आपके पास तो उन नौजवानों से भी बेहतर ब्लूप्रिंट कोई होगा। और यदि नहीं है तो आपको अब एक ब्लूप्रिंट जो हमें सिंघौली की संधि के दिन की तरह भूमिहीनता की श्रेणी से बाहर निकालती हो, हमें 6वीं अनुसूची से हमको जोड़ती हो, मूल निवास हमको हमारा वापस करती हो, हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने के बहुत सारे अधिकार देती हो। हमें लगना चाहिए कि पहाड़ की डेमोग्राफी को हमने बचाना है। ऐसे नियम बना दीजिए, उन कानूनों को खत्म कर दीजिए जो पहाड़ की डेमोग्राफी के लिए घातक सिद्ध हुए हैं। निश्चित रूप से पहाड़ आपका बहुत बड़ा एहसानमंद रहेगा। यदि आप सिर्फ माइक से, भाषणों से, मीडिया के आगे ही ये कहते हैं, मौखिक रूप से कहते हैं कि मैं पहाड़ की डेमोग्राफी को नहीं बदलने दूंगा, तो हम आपके कहे पर विश्वास क्यों कर लें?